नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। कहने को तो कहेंगे कि सपा की सीट थी, घोसी फिर से जीत ली तो क्या हुआ, लेकिन हम आपको वोटिंग से 2 दिन पहले की बेचैनी से आज शुरू करना चाहते हैं। घोसी में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी चुनाव आयोग से शिकायत करते हैं। इसमें वो कहते हैं समाजवादी पार्टी के सेक्टर लिस्ट में गाँव के नाम हैं। मखदूमपुर, घरौली, बनियापार में बूथ लेवल पर पैसे बांटे जा रहे हैं। चौधरी की तरह बीजेपी महासचिव राम प्रताप सिंह ने रोना रोया कि अखिलेश यादव की पार्टी मुसलमानों और दलित वोटरों को पैसे दे रही है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर सरकार इतनी कमजोर तो हो नहीं सकती कि मऊ का प्रशासनिक महकमा गैर कानूनी तरीके से वोट खरीदने की इजाजत दे दे। फिर भाजपा 5 सितंबर को वोटिंग से पहले ही बेचैन क्यों थी? तो इसका जवाब घोसी की जनता ने आज यानी 8 सितंबर को दे दिया है। दलबदलू भाजपा उम्मीदवार दारा सिंह चौहान बुरी तरह मात खा गए। समाजवादी सुधाकर सिंह के आगे योगी मोदी फैक्टर फेल हो गया है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, उसकी जो प्रयोगशाला थी वो सफल साबित हुई, लेकिन सबक मायावती को मिला है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह साफ हो गया था कि बहुजन समाज पार्टी का वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो रहा है। घोसी ने इसको पुख्ता कर दिया है। तो मायावती को झटका लगा कैसे और भविष्य क्या है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है, जानना चाहिए। मायावती ने इंडिया और एनडीए से स्वर्णिम दूरी बनाने का ऐलान किया था और अपने वोटरों से अपील की थी कि जाओ और नोटा पर बटन दबा दो, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। घोसी में सबसे ज्यादा वोटर दलित हैं और फिर मुसलमान। इसी के बूते कभी कम्युनिस्टों की इस धरती पर बसपा ने भी जीत हासिल की थी कई बार। अगर फागू चौहान 2007 से 12 के बीच वहां विधायक रहे तो मायावती की पार्टी से ही रहे। 1993 में भी बसपा ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन जब मायावती धीरे धीरे पूरे सूबे की राजनीति में हाशिए पर जा रही हैं, इंडिया ने मायावती की हालत को और खराब कर दिया है। इस गठबंधन के बाद वोटर के पास 2 साफ विकल्प थे, एक एनडीए, दूसरा इंडिया। फिर यूपी जैसे प्रदेश में जहां 50% की लड़ाई है, मायावती जैसी किसी तीसरी ताकत पर वोट खराब करना वोटर नहीं चाहता। इसलिए मायावती को अगर देश की राजनीति में प्रासंगिक रहना है तो या इधर आना होगा या उधर जाना होगा, घोसी ने बता दिया है। अब घोसी को ही ले लीजिए, पिछले 3 चुनावों से बसपा का वोट कैसे घटा है। 2017 में बसपा के अब्बास अंसारी को लगभग 81,000 वोट मिले। 2019 के उपचुनाव में 50,000 और 2022 में 54,000। 54,000 इसलिए कि इस बार उम्मीदवार वसीम इकबाल थे और वहाँ मुस्लिम वोटर कितने हैं ये भी हम आपको बताएंगे जब चर्चा करते हैं अखिलेश के पीडीएफ फॉर्मूले की। तो घोसी में इंडिया का लिटमस टेस्ट इस लिहाज से भी था कि गैर यादव पिछड़ा वर्ग यानी गैर यादव जो ओबीसी है वो सुधाकर सिंह को वोट करता है या नहीं। लगता तो है कि कर दिया है। और दलितों के वोट के बिना जीत हासिल करना मुश्किल था। अल्पसंख्यक तो 2022 में ही बसपा से सपा में शिफ्ट होना शुरू हो गए थे। इस लिहाज से अखिलेश का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूला काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। यह भी रोचक है कि 2022 का चुनाव सपा ने ही जीता था यहां से, लेकिन उम्मीदवार आज जो है वो कोई और थे। मतलब इस बार जो है वो हारने वाले नेता थे दारा सिंह चौहान। तब तो लगभग 22,000 वोट से दारा सिंह चौहान जीते थे पिछले साल। सपा इस मार्जिन को बढ़ाती हुई दिख रही है। हो सकता है सुधाकर सिंह के कारण सवर्णों ने भी अखिलेश के लिए वोट किया हो। एक और बात जो भाजपा की हार से साफ होती है वो ये कि दलित समर्थन नहीं मिला। चुनाव से पहले योगी और पार्टी के बड़े नेताओं ने गेस्ट हाउस कांड का पूरा मुद्दा उठाया, सपा को दलित विरोधी बताया, लेकिन ये चाल काम नहीं आई, ऐसा घोसी के नतीजों से
लगता है। और अखिलेश ने तो नया दांव खेल दिया, उन्होंने जीत के लिए वहाँ की महिलाओं को बहुत अलग तरीके से उनको धन्यवाद दिया है। आधी आबादी पर नजर। तो नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में एक और शुरुआत की थी। ये मैं पसमानदा पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं कि वहां जाओ, 70% हैं वो पसमानदा मुसलमान, उनसे वोट लो। अगर 2024 की टैली बढ़ाने का ख्याल है तो वो यूपी से ही आया था। यहाँ नगर निकाय के चुनाव हुए थे। भाजपा ने 395 मुसलमानों को टिकट दिया और इनके जीत का स्ट्राइक रेट रहा 15%। लेकिन घोसी में ये साफ तौर पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फागू चौहान 2017 में भाजपा से जीते और राज्यपाल बनने पर उपचुनाव हुआ तो दारा सिंह चौहान सपा के उम्मीदवार बने लेकिन हार गए। फिर क्या होता है, 2022 में वही दारा सिंह चौहान सपा के टिकट से जीत गए। योगी लहर में भी समाजवादी झंडा बुलंद करने के 15 महीने के बाद ही उनका हृदय परिवर्तन होता है और वो विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। पता नहीं भाजपा से किस मेवे की उम्मीद कर रहे थे दारा सिंह चौहान, और भाजपा ने भी अच्छा बदला लिया। तय कर लिया कि पहले तो घोसी में ही ताकत दिखाओ, तुम्ही ने चुनाव करवाया, अब जीत कर दिखाओ। दुर्भाग्य देखिए, राज्यसभा और लोकसभा में सांसद रहे दारा सिंह चौहान बुरी तरह हार चुके हैं। तो साफ है कि मुसलमान वोट भाजपा को नहीं मिला। अगर मिला होता दारा सिंह चौहान की हालत नहीं होती। कुछ और सबक इनसे मिले हैं इस चुनाव के नतीजों से। कैसे राजभर फेल हो गए, शिवपाल पास हो गए, ये भी इंटरेस्टिंग है। इस रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि ओम प्रकाश राजभर का पॉलिटिकल शेयर प्राइस हवा में ज्यादा है, जमीन पर कम। अगर राजभर, नाई, कुम्हार, कोयरी, निषादों ने वोट किया होता एक तरफा तो भाजपा का ये हाल नहीं हुआ होता। यहाँ एनडीए बनाम इंडिया फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर एक पटेल और एक निषाद अखिलेश के साथ है तो एक पटेल एक निषाद एनडीए के साथ है। रिजल्ट से साफ है कि ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद अपने समुदाय के सारे वोट लेकर नहीं चलते। उधर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव की दाद देनी होगी। वो खूंटा गाड़ कर वहां बैठे थे घोसी में और सपा के कैंडिडेट को जीत दिलवाने के बाद ही उन्होंने चैन लिया। तो ये कुछ सबक हैं जो एनडीए को लेने पड़ेंगे और ये कुछ रास्ते हैं जो इंडिया को अपनाने पड़ेंगे। चलते चलते मैं नीतीश कुमार की वो बात जरूर दोहराना चाहूँगा जो घोसी उपचुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया। उनकी बात को, उस फॉर्मूले को जिसके रास्ते इंडिया गठबंधन भाजपा या नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जा रही है, वो है 1:1 या 101 का फॉर्मूला। यानी अगर आप एक सीट पर साझा उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो जीत के जो चांसेस हैं, जो जीत का संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। ये घोसी ने साबित कर दिया है। आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।